नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बात हो रही थी कि कश्मीर से बात नहीं हो रही है, तो संसद में कश्मीर पर बात हुई। तय हुआ कि कश्मीर से बात करेंगे, लेकिन कश्मीर पर किसी और से बात नहीं करेंगे। अब जब भी बात करेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात करेंगे। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा था कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर का मसला क्यों नहीं उठाता है। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर का मसला उठा दिया। सबने सहमति दे दी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री लाल किले से भी ये बात कह देंगे। को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्या इस आभार को भारत के सक्रिय समर्थन समझा जा सकता है भारत की तरफ से? 12 अगस्त के सर्वदलीय बैठक के बाद अमेरिका स्थित गिलगित बल्तिस्तान नेशनल कांग्रेस नाम का एक संगठन है, जिसने मानवाधिकार के हनन का मामला उठाने पर भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया था और बलूच नेता बगूती ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। क्या भारत के लिए इन संगठनों की इतनी अहमियत है कि प्रधानमंत्री ने लाल किला से सर्वदलीय बैठक की जगह इनके आभार के प्रति आभार व्यक्त किया? जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसे पाकिस्तान में 2 हिस्सों में बांटा गया है, आजाद कश्मीर और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान, जिसका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने किया। भारत की 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान में पड़ती है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। मई महीने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने बीएसएफ के अफसरों से कहा था कि हमें इस 106 किलोमीटर की सीमा को भी ध्यान में रखना होगा, जो अफगानिस्तान से लगती है। गिलगित बल्तिस्तान एक हिस्सा चीन से भी लगता है। इसका यह बेहद खूबसूरत इलाका है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यही है। 22 फरवरी 1994 को नरसिम्हा राव सरकार के समय संसद ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया था कि बढ़ती आतंकी हिंसा और कश्मीर विवाद को उठाने की पाकिस्तान की कोशिशों के मद्देनजर भारतीय संसद के दोनों सदनों ने एक मत से 22 फरवरी को एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले कश्मीर के इलाके को खाली कर देना चाहिए। अक्टूबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान है कि अगर पीओके विदेशी शक्तियों के कब्जे में है तो वो विदेशी शक्ति पाकिस्तान है। इसी साल 2 बार यानी जनवरी और जून में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा राज्य, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र भी आता है, वो भारत का अभिन्न अंग है। बलूचिस्तान को लेकर खासा हड़कंप है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रशासनिक प्रांतों में से एक है। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध है। बलूचिस्तान का इलाका अफगानिस्तान और ईरान से लगा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, मगर आबादी कम है। यहां खनिज पदार्थों की भरमार है, मगर इलाका गरीब है। यहां पर बलूच राष्ट्रीयता को लेकर अलग अलग गुट सक्रिय हैं, उनके अपने आंदोलन हैं, आत्माधिकार की बात करते हैं। इस इलाके की राजनीति जानने वाले कहते हैं कि बलूच लोगों पर पाकिस्तान ने बेइंतहा जुल्म ढाए हैं। मुशर्रफ के समय से ही ढाए जा रहे हैं, उससे पहले से। पाकिस्तान उनके आंदोलन को उग्रवाद मानता है। कई बलूच नेता अलग अलग देशों में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में ही है, जिसे चीन बना चुका है और अपने इलाके से जोड़ रहा है। इसी के जवाब में भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाने का काम अपने जिम्मे लिया है। 2009 के साल में भी बलूचिस्तान को लेकर भारत की राजनीति में घमासान हुआ। उस साल 16 जुलाई के रोज इजिप्ट के शर्म अल शेख से भारत और पाकिस्तान ने एक साझा बयान जारी किया और कहा कि दोनों देश सहमत हैं कि आतंकवाद से दोनों को खतरा है। उसमें लिखा हुआ था और दोनों नेता इस बात पर राजी हुए हैं कि किसी भी भावी आतंकी हमले को लेकर रियल टाइम डेटा साझा किया जाएगा, जो आज तक शायद नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री गिलानी ने इस बात का जिक्र किया कि बलूचिस्तान और अन्य इलाकों में खतरों को लेकर पाकिस्तान के पास कुछ सूचनाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुंबई हमलों के गुनाहगारों को सजा देने की जरूरत है। बीजेपी तब लोकसभा में बीजेपी के तमाम नेता अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और यशवंत सिन्हा जी ने कहा था कि ये यशवंत सिन्हा का बयान है
कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो शर्म शेख में हुआ है, 7 समुद्र का पानी इकट्ठा करके अगर उस शर्म को धोने का प्रयास हम लोग करेंगे तो वह शर्म नहीं धुलने वाली है। बीजेपी उस वक्त काफी आक्रामक थी कि साझा बयान में बलूचिस्तान का जिक्र स्वीकार कर भारत ने पाकिस्तान के उस आरोप और एजेंडे को स्वीकार कर लिया, एक तरह से सहमति दे दी कि वहां आतंकवाद भड़काने में भारत की भूमिका है। भारत की विदेश नीति घोषित तौर पर यही रही है कि हम किसी मुल्क के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से पहले 2014 के अपने एक भाषण में अजित डोभाल ने कहा था कि रक्षात्मक रुख अपनाने के दौरान अगर आप पर 100 पत्थर फेंके जाते हैं और आप 90 तो रोक लेते हैं, तो भी 10 पत्थर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि या तो आप हार जाते हैं या फिर यथास्थिति बनी रहती है। अगर आप रक्षात्मक रणनीति को बदलकर रक्षात्मक आक्रामक रुख अपना लेते हैं तो उन्हें पता लगेगा कि वे इसे लंबे समय तक नहीं झेल सकते। आप एक और मुंबई करेंगे तो आप बलूचिस्तान खो देंगे। क्या भारत सरकार अजित डोभाल साहब की इस नीति पर आगे बढ़ रही है? बांग्लादेश और श्रीलंका के मामले में भारत सैन्य हस्तक्षेप कर चुका है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस बयान के बाद भारत क्या क्या कर सकता है सार्वजनिक रूप से। क्या प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के तमाम मंचों पर जाकर कहेंगे कि बलूचिस्तान में भारत की भूमिका थी या अब से होगी? क्या बलूचिस्तान में मानवाधिकार की रक्षा के लिए भारत श्रीलंका की तरह कोई सैन्य हस्तक्षेप करेगा? क्या भारत बलूचिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र के किसी मंच पर सवाल उठाएगा? क्या भारत तुरंत होने वाले, अभी हाल में होने वाले G20 जैसे किसी मंच पर जाकर किसी आर्थिक प्रतिबंध की बात करेगा या बलूचिस्तान का सवाल उठाएगा? क्या मानवाधिकार को लेकर भारत की रणनीति सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित है या तिब्बती लोग भी भारत के इस नए रुख से चीन के खिलाफ कुछ उम्मीद कर सकते हैं? नेपाल में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी नया संविधान लागू होने के बाद भारत से कुछ उम्मीद कर सकते हैं उसके इस नए रुख से? भारत पाकिस्तान के बीच की नीति विदेश नीति से कम घरेलू नीति से ज्यादा चलती है, लेकिन जो संबंध शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ के आने से प्रगाढ़ हुए, नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को साड़ी भेंट की, मोदी जी ने भी नवाज शरीफ की मां को शॉल और वाजपेयी जी की कविता गिफ्ट की, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर लाहौर चले गए, प्रधानमंत्री मोदी ने सबको चौंका दिया, हमें बताया गया कि एक नया इतिहास बन रहा है जो लीग से हटकर है। उस खुशफहमी में हम पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले पर भी सब्र कर गए। जहां से आतंकी आए वहीं से उसके बाद जांच करने वाला दल भी आया ताकि एयरबेस के प्रभावित इलाकों का दौरा कर सके। क्या ये सब तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने वाले एल्बम में समा जाएंगी? क्या भारत ने उस इतिहास को अब कूड़ेदान में डालने का फैसला कर लिया है? जो लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे हैं उन्हें मैं विद्यार्थी होने के नाते एक बात बता सकता हूं। इतिहास को लेकर घोर सब्र की जरूरत होती है, इतिहास बनाने में भी, इतिहास लिखने में भी और इतिहास पढ़ने में भी। पुराने इतिहास से मुंह छुड़ाना भी असंभव है कि आप नया इतिहास लिख लें। इसलिए भारत और पाकिस्तान अब उन्हीं पन्नों पर वापस पहुंच गए हैं जहां वे दोनों आमतौर पर खुश नजर आते हैं बयान दे देकर। दोनों अपने अपने पिच पर पहुंच गए हैं, खुद ही गेंद फेंकेंगे, खुद ही छक्का मारेंगे। दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास में राजदूत अब्दुल बासित ने अपने मुल्क की आजादी को कश्मीर की आजादी के नाम कर भारत को एक तरह से चुनौती ही दी। इस्लामाबाद में सरताज अजीज ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अभिन्न अंग है, अभिन्न। मोदी के बयान ने पाकिस्तान की बात को सही साबित कर दिया कि भारत अपने खुफिया संगठन रॉ के जरिए वहां आतंकवाद पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि निर्दोष कश्मीरियों पर किस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं। अपनी आजादी के अधिकार के लिए कश्मीरी बलिदान दे रहे हैं। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के किसी भी इंटरव्यू या बयान को पाकिस्तानी चैनलों पर दिखाने से रोक लगा दी थी। मंगलवार को यह शायद रोक हटा ली गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे कि क्या मानवाधिकार के बहाने संयुक्त राष्ट्र में कोई ऐसा प्रावधान है कि एक देश दूसरे देश में दखल दे सकता है। तब म्यांमार में जब रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ घटना हो रही थी तब कोई क्यों नहीं बोल रहा था। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देते हैं। क्या कश्मीर और बलूचिस्तान दोनों की समस्या को एक दूसरे के बराबर पर रखा जा सकता है। कई लोगों ने लिखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को उसी पुराने फोल्ड में पहुंचा दिया है जहां वो आसानी से भारत को भी चिन्हित कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल हैं। हमारे साथ सुहासिनी हैदर हैं, आप डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर हैं द हिंदू अखबार में। कैप्टन आलोक बंसल जी हैं, अब आप रिटायर हो चुके हैं, सेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं। आप बलूचिस्तान पर आपने एक किताब भी लिखी है
और निरुपमा सुब्रमण्यम है, रेजिडेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस की। आप चंडीगढ़ से स्काइप से जुड़ रही हैं। आलोक बंसल जी, कैप्टन साहब, आप ही बताइए कि भारत क्या क्या करेगा इसमें। देखिए, पहली चीज तो ये है करेगा? कि भारत ने मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया है। पहली बार उठाया है या पहले भी उठाया है? देखिए, पहली बार इस सख्ती के साथ उठाया है क्योंकि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान कर रहा है वो सारी सीमाएं लांघ चुका है। वैश्विक रूप में एक संधि है जो कहती है कि इन्फ्लेमेबल में अगर आप इंसेंडियरी बॉम्ब्स यूज नहीं कर सकते, जो नापाम वगैरह है उनका प्रयोग हुआ है। अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ें 2005 की, वो साफ कहता है कि इंसेंडियरी बॉम्ब्स यूज हुए हैं। बलोच एक्टिविस्ट का कहना है कि वहां केमिकल वेपन्स का प्रयोग हुआ है। और जहां तक सवाल एरियल बॉम्बिंग और आर्टिलरी फायरिंग की है, वो तो हमेशा होती रहती है। अपने ही देश ये हमने पढ़ा कि वहां मानवाधिकार का सवाल तो है और बिल्कुल। काफी जुल्म ढाए जा रहे हैं वहां के लोगों पे। तो भारत से पहले बाकी दुनिया के मुल्कों ने भी कुछ नहीं बोला बलूचिस्तान के सवाल को। देखिए, क्योंकि उस इलाके में अमेरिका भी सक्रिय है, बाकी उसके जो साथी दोस्त लोग हैं वो भी सक्रिय हैं, जो इधर उधर हमला युद्ध की रणनीति बनाते हैं। दाना रोरबेकर जो यूएस कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने यूएस कांग्रेस में एक प्रपोजल उठाया था। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अमेरिका ने और जो भी वहां पे विश्व की शक्तियां, सैन्य शक्तियां वहां सक्रिय हैं उस इलाके में, उनमें से किसने वहां के मानवाधिकार के सवाल पे सवाल उठाए हैं और क्यों वो लोग चुप रहे हैं? देखिए, चुप है क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। कोई नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में चीन का तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हब ग्वादर है। ईरान जो है नहीं चाहता कि उनके बलूच डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर सन 73 में जब बलूचिस्तान में पिछली बार जब इनसे रिबेलियन हुआ था तो ईरान की वायुसेना ने उनमें बमबारी की थी। उन्होंने तो भारत ईरान से भी लड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ईरान से लड़ेगा। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ईरान भी बलूचिस्तान में एक तरह से उसी तरह का उत्पीड़न कर रहा है जैसा पाकिस्तान कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा। तो भारत तो ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की तो बात ये नहीं दुनिया कैसे देखेगी कि आप एक बलूचिस्तान को लेकर अगर आप ईमानदार हैं तो एक उसी बलूचिस्तान को सताने में पाकिस्तान, देखिए मैं इस विदेश नीति का आदमी नहीं हूं, मैं बस हिंदी में सरल सवाल पूछ रहा हूं ताकि इटावा और बलिया वाले लोगों को समझ में आ जाए। सरल आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि हम वहां पे कोई हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहे। हम केवल बात कर रहे हैं उल्लंघन की बात जो है वैश्विक रंगमंच पर कहां पे करेंगे, कहां पे करेंगे? वैश्विक रंगमंच। इसके पहले क्या भारत ने कभी किया है वैश्विक रंगमंच? तो ये शुरुआत हो रही है। कभी नहीं किया नहीं, इस तरीके की शुरुआत हो इस तरीके की नहीं, कभी किया है नहीं। एक आध बार हमने स्टेटमेंट दी है। इससे पहले भी पिछली सरकार ने एक बार बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन। अब आपकी नजर में बताइए कि जो शर्मल शेख में जो मनमोहन सिंह ने किया था और अभी जो किया, दोनों में क्या अंतर है? क्या बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर है। शर्मल शेख ने जो किया उसमें इंप्लिसिट ये बात थी कि हम हस्तक्षेप कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और उसमें हमने क्या है? नहीं सुनिए, उसमें इक्वेशन ये दिखाई गई कि जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर में हस्तक्षेप कर रहा है, हम बलूचिस्तान में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हम इसको अभी हम क्या कह रहे हैं कि अब तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो वहां मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, जबकि कश्मीर के एक आतंकवादी के नाम को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं, तो हम बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार उल्लंघन पिछले कई दशकों से हो रहे हैं उनके बारे में हम उठाएंगे। क्योंकि मुझे एक बात बताइएगा कि मुशर्रफ के समय से मैं आयशा सिद्दीका का लेख पढ़ रहा था, जो पाकिस्तान की आलोचनात्मक लेख लिखती है वहां की सारी चीजों पे, तो उनका लेख पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा कि मुशर्रफ के समय में भी उस इलाके में बहुत जुल्म ढाए गए। मुशर्रफ साहब इधर आते जाते थे काफी, ठीक है, तो क्या वाजपेयी जी ने भी तब भी बलूचिस्तान को साथ नहीं दिया? देखिए रवीश साहब, ऐसा है कि जहां तक सवाल बलूचिस्तान में जुल्म ढाने का है, सन 48 से ढाए जा रहे हैं। 48 में पहली इंसर्जेंसी हुई थी। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान में एक्सेशन का मामला बलूचिस्तान में गया था तो बलूचिस्तान की जो संसद थी, जो वहां का प्रांत था कलात, जो कि मेन प्रांत था, उसकी संसद ने यह रेजोल्यूशन यूनानिमसली रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ हम मुसलमान हैं इसलिए हमें पाकिस्तान ज्वाइन करना है, तो ईरान और अफगानिस्तान को भी बोलिए पाकिस्तान में जाने के लिए। हमारे लोग नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, वो विवादित क्षेत्र है। उसके बाद पर संयुक्त राष्ट्र ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही हिस्सा माना है, इस तरह से कि कभी पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को विवादित क्षेत्र नहीं कहा। देखिए, बलूचिस्तान किसका हिस्सा आपकी नजर में? देखिए, आज की तारीख में जैसा वैश्विक कानून है उसके हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन खान ऑफ कलात, जो कि लास्ट रूलर थे कलात के, उन्होंने यूके में जाके इसके खिलाफ वो किया है। क्योंकि वो जब इतना अभी नहीं, क्योंकि कानूनन जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है खान ऑफ कलात। सुहासिनी जी, मैं ये जानना चाहता था कि 15 अगस्त के दिन टीवी चैनलों पर बुख्ती साहब, एक साहब अवतरित होते हैं और अचानक प्रधानमंत्री के भाषण के बाद तुरंत, मतलब कुछ समय के भीतर उनका बयान चलने लगता है। जो मैं देख रहा था, मैं उस इलाके का जानकार नहीं हूं, आप ही लोगों का लेख पढ़ रहा था कि वहां पर कई गुट आजादी की लड़ाई को लेकर सक्रिय हैं।
तो कई गुटों में ये जो भुक्ती साहब हैं वो कितने प्रमुख हैं और बाकी गुटों में की क्या हैसियत है, ये बात तो सही लगती है कि पाकिस्तान या बलूचिस्तान पे जुल्म हो रहे हैं, ईरान की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी, और इस जुल्म के बीच में बिजनेस भी हो रहा है, जो चीन ग्वादर में बना रहा है बंदरगाह, दोनों खेल चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत सिर्फ बात पे बात करेगा या ये इतना सीरियस मसला है कि सचमुच हम लोगों को उठाने की जरूरत है इसे? दो सवाल है, आप उसका देखिए, जो मसला जो आपका पहला सवाल है, मैं इतना कह दूं कि काफी गुटे हैं, जैसे आपने कहा था वहां बलूचिस्तान में, लेकिन ज्यादातर जिन गुटों का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना की है, वो ज्यादातर बलूचिस्तान के बाहर अभी हैं। जैसे भुक्ती साहब वहां स्विट्जरलैंड में रहते हैं, मिस्टर हैबर मरी लंदन और कभी कभार इंडिया भी आते हैं। तो ये जो ज्यादातर आप जिन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में रहकर ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो बलूचिस्तान में है। जैसे वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, बल्कि इन्होंने कड़ी निंदा की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा था उसका। दूसरी बात ये है, आपने आलोक बंसल जी से एक प्रश्न पूछा था कि कहां तक भारत बलूचिस्तान का साथ दे सकती है। अब हम देख सकते हैं कि जो इस सरकार ने जो रुख लिया है बलूचिस्तान के साथ, ये मतलब हवा में नहीं लिया है। अचानक जब हमने पहले सुना था, वो ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कश्मीर के बारे में बात की थी, तब उन्होंने कहा कि हम भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या क्या करता है, अपने लोगों पर क्या जुल्म ढाता है। 3 जगहों का जिक्र किया था उन्होंने, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान। मुझे लगता है, मेरे अंदाज से अगर आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है ये एक सरासर गलती है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके 2 ऐसे इलाके हैं जिन पर भारत क्लेम करता है, ये भारत का एक अंग है। वेयर बलूचिस्तान भारत क्लेम नहीं करता है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, भारत ने, जैसे आपने कहा, एक आध बार शायद कुछ जिक्र किया होगा। तो इस तरह की तुलना करना कि आप जहां कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, कश्मीर के अंदरूनी मसले के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी वक्त आप कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को भी दिखा देंगे, दुनिया को उसका रुख दिखा देंगे, तो एक इस तरह की तुलना बन जाती है, जैसे हम कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में करता है, हम कश्मीर में करते हैं, तो इसमें क्या मतलब बुरी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बहुत फूक फूक के कदम लगाना पड़ेगा यहां पर देखने के लिए कि जिस तरह हमने बलूचिस्तान का जिक्र किया है, जहां मानवाधिकार की बात होती है, तो जाहिर है बहुत देश करते हैं। अमेरिका खुद करता है मानवाधिकार की बात। अमेरिका ने भी भारत के बारे में एक बयान दिया था कश्मीर पे, जब लोग वहां पर प्रोटेस्ट में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बात नहीं है कि मानवाधिकार को उठाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो कश्मीर के मुद्दे में, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में लाया गया है, मुझे लगता है यहां पर थोड़ी सी गलती हो रही है। और इसके अलावा हमें देखना भी पड़ेगा कि ये जो हम इंटरनेशनल स्तर पे कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान का नाम हम सब जगह ले जाएंगे, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बात करेंगे, तो ये जो है, ये भारत के लिए एक प्रेसिडेंट है। अब तक भारत कहता रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता में कोई भी मसला हल हो सकता है, लेकिन हम इंटरनेशनल, ना कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ना कोई मल्टीलैटरल इंटरवेंशन हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन अब भारत कह रहा है कि हम इन चीजों को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रेसिडेंट से हटकर चीज है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि वो किस वजह से इसको अब उठाना चाहती है। जी निरुपमा जी, एक जो प्रधानमंत्री का बयान है, उससे आप शब्दशः वर्ड बाय वर्ड पढ़ें तो वो सिर्फ आभार व्यक्त करने वालों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। अगर वो अपना रिटन टेक्स्ट दिखाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक मतलब है कि वो एक समर्थन दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर ही रहा है, मतलब तमाम खबरों को देखकर लगता है, तो वो पाकिस्तान कश्मीर में भी कर रहा होगा ह्यूमन राइट्स को वायलेट, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी कर रहा होगा, तो हम अपने कश्मीर में उसकी करतूतों को उठाकर वो चीज क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? हम उसको लेकर दुनिया के बीच में क्यों नहीं जा सकते? उससे हमें कोई गेन नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो हमें लगता है कि बलूचिस्तान का उठाकर हमें लाभ मिलने वाला है।
रवीश जी, इसमें एक्चुअली 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि आपका प्लान क्या है। आपने कुछ चीजें तो कह दी कि हम सपोर्ट करेंगे इनका, या वो लोग हमारे आभारी हैं और इंटरनेशनल फोरम में हम खाएंगे इस जी। इन बातों को। बट व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इट इज सो अनक्लियर, इट इज ओपन टू एनी काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड इट इज दैट इज प्रॉब्लमैटिक कि कोई भी अपना कंक्लूजन इसमें निकाल सकता है। और डिप्लोमेसी जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कई चीजें परसेप्शन के, पाकिस्तान में ऑलरेडी ये परसेप्शन है कि इंडिया बलूचिस्तान में जो डिस्ट्रप्शन या टेररिज्म या जो भी हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ना अहमदाबाद से सही से सिग्नल आता है, ना चंडीगढ़ से आता है, क्या करें? तो ये इंटरनेट की हालत है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, मैं आपको फोन लाइन पे लगाता हूं। हाँ, तब तक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें, चूंकि आपने कहा मैं इटावा और अलीगढ़ के दर्शकों को एजुकेट करना चाहता हूं, क्योंकि अब उनको हर नेता जाके बलूचिस्तान बोलेगा तो किसको पता है? प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि उनको नहीं पता, उन्होंने लोगों से नहीं मिले हैं, ना उस जगह को देखे हैं, तो लोगों को बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें कही, बलूचिस्तान में बहुत सारे गुट हैं, सही बात है। 3 प्रमुख गुट हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसके प्रमुखतर लोग मारी कबायली के हैं। बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी, जिसके रिपब्लिकन आर्मी, जिसके लोग अधिकतर बुख्ती कबीले के, और सबसे बड़ा जो कबीला है वो बुख्ती कबीला है। तो अगर ब्रह्मदाग बुख्ती जेनेवा से बोलता है तो बात है, हैरबयार मारी अगर लंदन से बोलता है तो वो है। जो तीसरा बड़ा गुट है डॉक्टर अल्लाह नजर का, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो वहां पे है। तो ऐसा नहीं है कि उनके नेता लंदन और जेनेवा में बैठे, उनका समर्थन बलूचिस्तान के अंदर नहीं है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने बता दिया, ये सवाल मैंने आपसे भी पूछा था। मैं एक और चीज बताना चाह रहा था। आपने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात की, गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर रहे हैं। 2007 में बैरोनेस एमा निकल्सन की रिपोर्ट आई यूरोपियन यूनियन में। उससे क्या हुआ? उससे हुआ क्या? सुनिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पहले मेरे को दीजिए, क्योंकि आपके तो मीडिया वाले काफी लोग हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि बैरोनेस एमा निकल्सन की रिपोर्ट ने पहली बार ये साफ कहा कि कश्मीर घाटी की स्थिति पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से काफी बेहतर है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई, उसने भी यही बात की। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट आई, उसने भी यही बात की। और उसके बाद से गिलगित बाल्टिस्तान में जो दमन चक्र है, उस समय तक तो बिल्कुल उपनिवेश की तरह उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। 2009 में पहली बार उसका नामकरण किया गया। उसको पहले नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान बोला उसका सरकार वहां फिर बनाई गई, उसकी सरकार बनाई गई, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री वहां पे कोई मुझे एक बात बताइए, जो सवाल है कि हम राजनयिक रूप से, कूटनीतिक रूप से क्या हासिल करने वाले हैं? बात तो कश्मीर की हो रही थी। देखिए रवीश जी, ऐसा है हम सिर्फ उसको छेड़ रहे हैं कि तुम बोलोगे तो हम भी तुम्हारा। उच्च आयोग यहाँ पे आके कश्मीर की बात करता है, भारत, वो अलग बात है, तो आप उसको बंद कर दीजिए ना। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को नहीं बुला पाते। अब ये तो फिर वो तो देखिए, वो तो सड़कों पे जैसे लड़ाई होती है वैसे नहीं, आप बंद कर दीजिए। आप ही गए थे ना जहाज लेके लैंड करके वहां पर जन्मदिन मनाने। तो ये जब बोला गया कि वो बड़ी बात है, तो मैं वो जानना चाह रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये सारे पाकिस्तान पे अविश्वास की परिस्थितियां तो तब भी थी जब हम उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे थे, जब उन्होंने हम उन्हें पठानकोट का एयरबेस दिखाने के लिए बुला रहे थे, थी ना सारी अविश्वास की परिस्थितियां। मैं आज भी वो बदल गया था कि बातचीत करना बंद नहीं होना चाहिए। बातचीत की संभावनाएं आज भी हैं, लेकिन जो हमारे अन्य ऑप्शंस हैं वो हमें एक्सप्लोर करके खोले रखने चाहिए। इससे क्या फायदा है हमको बताइए? इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पहली चीज तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बन रहा है अंतरराष्ट्रीय। 2007 के बाद पहली देश ने 2 दिन में अभी हो गया, 12 अगस्त के बाद से किस देश ने भारत के बयान का समर्थन किया? अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में 48 घंटे तो कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन आप देखिए, अगर 2007 से 2016 तक कितना परिवर्तन आ गया है। आज अंतरराष्ट्रीय रंगमंच में पहली बार लोग गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं, पहली बार लोग पाक कहां बात किया है? बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए जेनेवा में, देखिए कितनी बार उठाए गए उनके मुद्दे। वही बताइए ना। बलूचिस्तान का मुद्दा जो है यूएस कांग्रेस ने उठाया, दाना रोरबाकर ने उठाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं उठा। जितने आज की तारीख में जितना भारत कश्मीर घाटी के बारे में बातें उठती हैं, उससे ज्यादा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान की बातें उठती हैं। सुहासिनी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी बंसल साहब से बात हो रही थी कि 2009 में जो बीजेपी का बयान है ना, और 2016 में उसी बीजेपी का बयान है, दोनों में काफी अंतर दिखता है। हालांकि हालात बदल गए होंगे, भारत ने एक नया पक्ष चुना है कि हम मनोवैज्ञानिक युद्ध में इनको अब
अब ये इनकी कारस्तानियों को भी हम एक तरह से बताएंगे। लेकिन भारत पाकिस्तान समर्थित या उनके सेना के समर्थित आतंकवाद का मसला तो उठाता ही रहा है, कब भारत ने नहीं उठाया? तो क्या उससे क्या कश्मीर के मसले पर उसे अतिरिक्त एक्स्ट्रा लाभ हुआ है जो अब बलूचिस्तान से भी होने वाला? मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूं कि कुछ तो लाभ हानि की बात तो सोची गई होगी ना। मैं अगर आपके प्रश्न को थोड़ा उल्टा करके पूछ लूं कि पाकिस्तान 70 साल से आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, सारे जो यूएन के एजेंसीज हैं, जिनीवा में कश्मीर का मुद्दा उठाया जा रहा है। कितने साल से हमने देखा, और इस साल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद चिट्ठी लिख रहे हैं सबको कि आप कश्मीर की हालत देखो। पाकिस्तान को कुछ फायदा मिला इसका? क्या जो कश्मीर घाटी है वो पाकिस्तान के पास गई है, या इंडिया का कोई भी मतलब इस तरफ के कश्मीर का कोई भी अंग यूएन ने कहा है कि आप इनको पकड़ा दो या इसको रिहा कर दो? तो मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि आज तक अगर पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला 70 साल में, तो इंडिया अगर आज बलूचिस्तान को उठाएगा तो उससे क्या फायदा है? यहां मैं जरूर कह सकती हूं कि इंडिया को हानि है अगर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को वो लगातार यूएन पे ले जाएगी। तो ये वही गलती होगी जो यही सरकार कहती है कि पंडित नेहरू ने की थी, कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज इतना कर देंगे कि सब कहेंगे चलो दोनों तरफ के कश्मीर को हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल कमिटी बैठेगी, आपके यूएन एजेंसीज को वहां पर भेजते हैं, अगर पीओके में जाएंगे तो कश्मीर वैली में भी जाएंगे। तो मुझे लगता है वहां पर भारत को सर्टेनली हानि है। जी निरुपमा जी हमारे साथ फोन पे। निरुपमा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम किसी ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां लड़ाई जैसा एक माहौल हमेशा रहेगा, और क्या पता कि लड़ाई हो भी जाए किसी छोटे दायरे में या किसी बड़े दायरे में? क्या अब ये मानकर चला जाए कि जितनी तनातनी दोनों तरफ से हुई है, जैसे पाकिस्तान के राजदूत का भारत में इस तरह से अपनी आजादी को, कश्मीर की आजादी के प्रति समर्पित कर देना छोटी घटना तो नहीं है, ना ही भारत को उसको नजरअंदाज करना चाहिए। क्या अब ये बातचीत का कोई भी प्रस्ताव अब समाप्त होता है इन दोनों देशों के बीच में? देखिए रवीश जी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इतने ज्यादा एराटिक हो चुके हैं, मतलब पिछले 2 साल में ही आपने देखा है कि कहां से कहां तक आ गया है, और ये कभी भी बदल सकता है। सो अभी इस पे कुछ कहना कि ये ऐसे ही चलेगा या इसमें कॉन्स्टेंटली एनमिटी ही रहेगी, ये थोड़ा सा इसमें प्रीमेच्योर है। पर ये कल जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से हुआ है, ये एक्चुअली इसने एक परसेप्शन क्रिएट किया है दैट इंडिया इज इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन में ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसमें। तो उसमें ये बिकॉज इट इज सो अनक्लियर, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साफ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि हम ये जो बलोच ग्रुप्स हैं या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ग्रुप्स हैं या गिलगिट बाल्टिस्तान में ग्रुप्स हैं, इन्होंने मुझे थैंक यू कहा है अपना सपोर्ट के लिए, और ये उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। पर इसमें इतना ओपन एंडेड है ये स्टेटमेंट कि इसमें कोई भी कुछ भी कंक्लूड कर सकता है अपने लिए। और पाकिस्तान जो पहले दिन से कहता आ रहा है, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम 2004 and 5 के इंडिया इज somehow involved in Balochistan to create disruption, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा हैंडल है to hit us with। और ये जो मैं समझती हूँ कि दिस इज जो कल प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स हैं, इसको इसमें इन्होंने आई डोंट थिंक दे रियली थॉट इट थ्रू कि इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, और ना ही ये क्लियर है कि करना क्या चाहते हैं। इंडिया अपनी तरफ से इससे आगे क्या करेगा, मतलब इंटरनेशनल फोरम में ले जाना है तो किससे कांटेक्ट करेगा, कौन से ग्रुप्स हैं जो जिनसे बातचीत होगी वहां बलूचिस्तान में या गिलगिट बाल्टिस्तान में। और गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, एक्चुअली इफ यू गो टू सी गिलगिट बाल्टिस्तान में there is no connection with India वहां पे। लोग वहां पे एक्चुअली पाकिस्तान का एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं। दे वांट टू बी कॉल्ड द 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। एक संगठन का हमने बयान पढ़ा है कि जो ये कह रहा है कि यासीन मलिक ने ही लिखा था
कि कहीं आप उसमें कब्जा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर का मसला आपके कब्जा करने से भारत का मसला खराब हो जाएगा। पर सुहासिनी, संक्षेप में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि क्या अब भारत और पाकिस्तान दोनों खुशी खुशी उस टर्फ में पहुंच गए, उस इलाके में जहां दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बयान देने में मजा आएगा, अच्छा लगता है। जैसे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि युद्ध होगा, हमने सैनिकों को कह दिया कि मार के आना। ये अंत कहां जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि बात इससे भी आगे बढ़ेगी इस बार? देखिए, मुझे लगता है अभी तो शब्द के जरिए से दोनों तरफ में अनबन है, अभी टेंशन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये यहां से कहां जाएगा तो कोई कह नहीं सकता है। जैसे निरुपमा ने कहा था कि पिछले 2 साल में हमने हर चीज देख ली है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इधर आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा चुके हैं। कभी कभार वो कहते हैं कि हम आपको हुर्रियत से बात नहीं करने देंगे, कभी कभार हम कहते हैं आप आईएसआई की टीम को यहां पर भेज दीजिए, हम पठानकोट का उनको ब्यौरा करने देंगे। तो मुझे लगता है कि एक तो हमें अभी कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है कि भारत की सरकार जो है वो क्या करना चाहती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का तो हमें पता है, 70 साल से जो पाकिस्तान करता आया है वो करता रहेगा। कश्मीर में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो करता रहेगा। टेररिज्म का जो मुद्दा है, हाफिज सईद को फ्री घूमने देना, ये सब करता रहेगा। लेकिन हमारी अपनी सरकार से जो उम्मीद है कि वो हमें समझाएगी कि क्या करना चाहती है, अगला क्या कदम है, हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ रवीश, कि जो हम अभी देख रहे हैं, जो हम शब्दों के जरिए से पाकिस्तान को मार रहे हैं, हर दिन हम सुनते हैं कि पाकिस्तान को हमने मजा चखा दिया या ये बोल दिया, फिर पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आता है। इससे मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई फर्क पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरियों के लिए या बलोचियों के लिए भी कोई फर्क हो रहा है। बंसल साहब की किताब है, वहां जो भी हो रहा है, मतलब ये बात तो सही है कि 70 लोग मारे गए। अभी जो हमला हुआ था उसमें से ज्यादातर वकील, पूरी वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पूरी नई पीढ़ी वकीलों की वहां खत्म हो गई इस तरह से। तो कोई तो वो हमला करा ही रहा है ना, लेकिन वो कोई कौन है मालूम नहीं। पहले भी सारे इंटेलेक्चुअल्स पे हमले हो चुके हैं, प्रोफेसर्स, उनके एजुकेटेड एलीट, हजारों की संख्या में। आपको क्या लगता है संक्षेप में, भारत को क्या करना चाहिए? वहां पहुंच के कुछ करना चाहिए या हम लोग को लेख लिख कर संवेदनशीलता पैदा करनी? पहुंचकर तर्क करने से कोई फायदा नहीं। हम डिस्कशन के द्वारा निष्कर्ष पे पहुंचे तो बात यह है, भारत को मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठाया है और सही बात है। जब वो कश्मीर में आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात उठाते हैं तो मेरे ख्याल से उठा सकते हैं। जो वो करते हैं हमें भी वही करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वही करना चाहिए, पर हमारे पास भी वो ऑप्शन खुला होना चाहिए। पर भारत का अपना एक स्टैंडर्ड रहा है कि जो वो करते हैं वो हम नहीं करते। वो नहीं करते, हम वो नहीं करते, पर वो ऑप्शन खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुहासिनी जैसे बोल रही है कि थप्पड़ मारते आ रहे हैं, 70 साल से हम थप्पड़ खाते रहे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। विदेश नीति को थप्पड़ों के जरिए समझाने के लिए बंसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जिलों में बड़ा मजा आता है, अगर जिलों की नजर से देखिए तो लगता है कि हाँ, अब थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाएगा। कर्मा फिल्म है भारत और पाकिस्तान की राजनीति। सुहासिनी की एक बात ठीक है कि इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से बयान आते हैं, लेकिन हम ये ना मनाएं कि युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, ये कभी ना हो, इसमें किसी का फायदा नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद हम गुजरात की बात करेंगे। थैंक यू सर। गुजरात के ऊना में 15 अगस्त यानी सोमवार को दलितों की अस्मिता रैली के बाद हुई हिंसा में 25 से ज्यादा दलित घायल हुए हैं। ये लोग रैली से वापस लौट रहे थे तो कई जगहों पर हमले हुए। ये आरोप कथित गौरक्षकों पर भी लग रहा है और पुलिस पर भी आरोप है कि वो ऐसी घटनाओं में मूक दर्शक बनी रही। इससे पहले रैली में दलितों ने मैला उठाने, पखाना उठाने और जानवरों को दफनाने जैसे कामों से इनकार कर दिया। उन्होंने सरकार से अपने लिए जमीन मांगी है और इसके लिए महीने भर का अल्टीमेटम दिया है। हृदेश जोशी ने ऊना से लौटकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है कि वहां आने वाले लोगों की क्या चिंताएं हैं, क्या सवाल हैं। जो हमें मेला उठाना पर मजबूर कर रहे हैं, वो मेला उठाना अब हम नहीं, ये काम नहीं करेंगे और एक आत्मसम्मान की जिंदगी हम जीना चाहते हैं इस देश में। जो काम होगा वो दूसरा करके लेके ये काम नहीं करेंगे। सारे स्कूल में हमारे छोकरे को पढ़ाने चाहते हैं तो एडमिशन नहीं देते। इसका क्या कारण है? हम दलित हैं। आजादी के दिन गुजरात के अहमदाबाद से ऊना पहुंची दलित अस्मिता यात्रा राज्य में एक नए सियासी समीकरण का आगाज है और सवर्ण समाज को एक चुनौती भी।
मोटो प्रधान मारो दिल्ली हुंदी वटसा मारो कुणसे तारू धारू तोले ठेर मारो चमले अतलू फाटी जुस्सा मारी हो मोयड़ता हाड़ा। दलित आंदोलन से जुड़े जयेश सोलंकी कई सालों से दबे कुचलों की चेतना को जगाने वाले गीत ऐसे ही गाते हैं। जी पोणीले खाओ तमे, जी पोणीले खाओ तमे, चूही चूही खोखલું કરી અમના આપ્યું ખેંચવા માટે, જાઓ ઘોડીનાઓ નહીં આવવાના, તોણવા માટે નહીં આવવાના। जी પોણીલે ખાઓ તમે, ચૂહી ચૂહી ખોખલું કરી અમના આપ્યું ખેંચવા માટે, જાઓ ઘોડીનાઓ નહીં આવવાના, ભેજો કડજો તમે, કોકણી કરી શેકજો તમે, ચોંબડા હારા વેચજો તમે, જાઓ ઘોડીનાઓ નહીં આવવાના, તોણવા માટે નહીં આવવાના। ये कविता मशहूर दलित कवि साहिल परमार की है, जिसमें वो गैर दलितों से कह रहे हैं कि तुम्हारी गाय से हमारा कुछ लेना देना नहीं। मतलब ये है कि दूध दही घी जो है वो आप खाते हो, और जब आपकी गाय मर जाती है तो हम दलितों को कहते हो कि आओ और ये जानवर उठा के जाओ। तो गाय तुम्हारी है तो तुम रखो, हम आज के बाद तुम्हारा जानवर उठाने नहीं आएंगे। कवि साहिल परमार की कविता आज गुजरात की जमीन पर सच होते हुए दिख रही है, जहां गायों के शव सड़ रहे हैं और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं। पहले तो लोग दलित लोग आके उठा के ले जाते थे ना, और पहले तो ले जाते थे। अभी क्यों नहीं उठा के हटा रहे? उसका आंदोलन चलता है ना। हाल ही में गाय को मारने के आरोप में दलितों की निर्मम पिटाई और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब परमार की कविता एक नए अवतार में आ गई है। अरे गाय की तुम आप रखो, अरे गाय नु पुछड़ू तमे रखो, अरे गाय नु पुछड़ू तमे रखो, अरे गाय नु पुछड़ू तमे रखो। पूरे देश में हम ये नारा ले जाना चाहते हैं कि गाय की दुम आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। गाय की खाल उतारने का काम है जो अभी जिग्नेश ने कहा है कि वो अब नहीं करना है, गटर साफ नहीं करना है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपको नहीं लगता कि फिर ये दिक्कत पैदा होगी कि कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो कैसे पैसा कमाएंगे? ये वाली बात चिंता है आपके दिमाग में? ये काम ये नहीं करेंगे, जो छोटा बड़ा काम होगा, जो काम होगा वो दूसरा करके लेके ये काम नहीं करेंगे। जिग्नेश मेवाणी के रूप में गुजरात को नया दलित चेहरा मिला है और मुस्लिमों के रूप में दलितों को एक साथी। जो मुस्लिम भाई ना वो हमसे भेदभाव नहीं रखता, उनके घर हम गए होते ना तो वो उसके ग्लास में हमको पानी देता है, खाना भी उसके बर्तन में खिलाता है, हमारे साथ बैठ के वो खाना खाता है, वो हमसे घृणा नहीं करते हैं। आज तक ये लोग मुस्लिमों को निशाना बनाते रहे, अभी और समाजों को भी निशाना बनाते रहे, कभी गाय के नाम से, कभी किसी नाम से। पेट भर के सपोर्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमारी मांग चाहे कोई भी नतीजा हो कि जो लोग गाय रक्षक के नाम पर गाय के गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं उन लोगों पर पहले पाबंदी की जाए, उनकी सही जांच की जाए और उन जांच करने के बाद उनको सही सजा दी जाए। 2002 में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय ने भले ही मुस्लिम समाज के खिलाफ दलितों को इस्तेमाल किया हो, लेकिन चेतना जागने के साथ दलित और मुस्लिम साथ साथ आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हाल में दिया गया बयान इसी चिंता को बताता है। गुजरात में बीजेपी को सियासी रूप में दलित वोट की इतनी फिक्र भले ही ना हो, लेकिन यूपी का चुनाव सामने है और वहां इस गठजोड़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक्चुअली गुजरात में पहले जो दंगे हुए वो दलितों के साथ हुए, उसके बाद मुसलमानों के साथ होने लगे, अब वापस दलित शिकार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सिग्नल है। गाय की राजनीति पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे तेज हुई है, गौसेवा को प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाना और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन बढ़ा है। हाँ, मतलब कौन मालिक कौन? माता है। हाँ, नहीं किसी की भी वो ऐसे आती है ऐसे जाती है। अच्छा, किसी का कोई ऐसा मालिक नहीं है, लेकिन इनको चारा वारा खिलाते हैं। ऊना के पास इस गांव में हमें, जहां सड़क के किनारे जो है लोग इस तरह से चारा बेचते हैं और गायें यहाँ जगह जगह घूम रही हैं। कई गायों के बारे में कोई पता नहीं कि उनका मालिक कौन है। हाँ। कोई मालिक का नहीं है गाय। हाँ। ये रोड पे रखड़ता है। हाँ। तो आने जाने वाले इसको चारा खिलाते हैं। हाँ। कितना रुपया इनको कमाई एक दिन में होती है इससे? आखो दाड़ा में तुम्हारो कितना धंधो था? 50 रुपया दाढ़ी पड़े हमारे। एक दिन का 50-60 रुपये मिल जाता है। गुजरात में दलितों के विद्रोही तेवरों के पीछे राज्य का अपना इतिहास भी रहा है। दलितों को सुरक्षा और न्याय दिलाने के मामले में राज्य का रिकॉर्ड
बहुत अच्छा नहीं है। विकास के तमाम दावों के बावजूद दलितों पर अत्याचार के मामले में गुजरात चौथे नंबर पर है, जिसे अब एक मुद्दा बनाया जा रहा है। 16, 17 और 21 साल के 3 बेगुनाह दलित लड़कों को AK-47 से गुजरात की पुलिस गोलियां बरसा रही थी, तब तो नहीं कहा कि मुझ पर गोलियां बरसाओ। ऊना में हुआ दलितों का यह सम्मेलन महाराष्ट्र से आए रिपब्लिकन पैंथर्स और कबीर कला मंच जैसे संगठनों के लिए सामाजिक राजनीतिक चेतना को नए सिरे से फैलाने का मौका भी है। जब हम मुक्ति के गाने गाते हैं, यहाँ के किसानों के गाने गाते हैं, यहाँ के मजदूरों के गाने गाते हैं, यहाँ की महिलाओं के गाने गाते हैं, तभी ये सरकार हमें नक्सली ठहरा के जेल में डालती है, जिसका एग्जाम्पल के कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटक है। जब भी दलित रास्ते पे उतरते हैं तभी कभी ये सरकार उनके ऊपर नक्सलवादी का ठप्पा लगा के उनको दबाने का काम करती है, क्योंकि सरकार को ये विद्रोह दलितों का हो, श्रमिकों का हो, मुसलमानों का हो, जब मुसलमान भी रास्ते पे उतरते तभी उनको आतंकवादी ठहराया जाता है। आपने अहमदाबाद थी ऊना जवाना चाहिए। वैसे गैर दलितों में भी कई लोग हैं जो सामाजिक भेदभाव और उससे पैदा होने वाले टकराव को समझ रहे हैं। अस्मिता यात्रा के आयोजकों में से एक पूर्व IPS अधिकारी राहुल शर्मा ऐसे ही लोगों में हैं। इस चीज को लड़ना तो हमारा फर्ज भी है और धर्म भी है। जाति वाति की कोई मतलब नहीं है इसमें, मेरी कोई जाति नहीं है। ईना सिर्फ एक फ्लैश पॉइंट है जो इन सभी मुद्दाओं को चर्चा करता है और अपना ध्यान आकर्षित करता है। तो ऊना में हुआ दलितों का समागम नए बदलाव की शुरुआत की ओर इशारा है। दलितों ने अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाई है, उसका अंजाम इस बात पर निर्भर करेगा कि आंदोलन भटके नहीं और छोटे राजनीतिक फायदों की जगह बड़े सामाजिक बदलावों पर नजर रखे। ऊना से अशोक महाले के साथ रुदेश जोशी, NDTV इंडिया।